कि नहीं, यदि करे तो किस क्षेत्र में करे। तो आजकल के भौतिक युग में लोग कम लागत निवेश लोग लागत एवं निवेश करना चाहते हैं और कम समय में अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, इसलिए लोग शेयर बाजार हुआ या इन्वेस्टमेंट हुआ, यह आसान माध्यम से नहीं लेते हैं। अचानक मिलने वाला लाभ ही इस श्रेणी में आता है। इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। इस प्रकार के लाभ के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, यह भाग्य के अधीन होता है। तो जो चीज भाग्य के अधीन हो जाए, यानी कि शेयर बाजार के लाभ हानि एवं भाग्य का बहुत ही गहरा संबंध होता है। इस उदाहरण कुंडली में, जैसा कि आप लोगों ने कहा और पुस्तकों में भी वर्णित है, कि आकस्मिक धन लाभ के लिए पंचम भाव, भाग्य का नौवां भाव, दोनों में संबंध है कि नहीं। तो पंचम एवं नवम भाव के स्वामी सदैव मित्र होते हैं। इनका आपस में परस्पर संबंध भी बन रहा है, ऐसे जगह पर बन रहा है जो इनके मित्र की ही राशि है। एवं राहु देव से भी युक्त है, तो राहु कभी बुरा फल भी देता है, कभी किन्हीं किसी किसी प्रश्नों में अच्छा फल भी देता है। तो आकस्मिक धन लाभ में राहु जो है यह सहयोगी हो जाता है, इसलिए बहुत ही अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने भी कहा है वो बात सही है। तो कुंडली में ग्रहों के संयोग से लाभ या हानि की संभावनाएं बनती है, इसलिए इस कुंडली में संभावनाएं तो दिखती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नया व्यक्ति को भी लाभ मिल जाता है, उसके कुंडली में अच्छे योग होते हैं। कभी कभी ही नहीं, अधिकांशतः बार ऐसा होता है कि पुराने व्यक्ति को भी, जानकार व्यक्ति को भी हानि हो जाती है। ऐसा देखा जाता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आप लोग देखें तो पाएंगे कि अधिकांशतः कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो कोचिंग कराते हैं, जिस विषय की कोचिंग कराते हैं, वह उस क्षेत्र में शायद ही इक्के दुक्के व्यक्ति सफल हुए रहते हैं। जो सफल नहीं होता कोचिंग कराना शुरू कर देता है और उसकी कोचिंग चलती भी है, और उसके द्वारा पढ़ाए गए ढेर सारे विद्यार्थी सफल हो जाते हैं। यह भी होता है। 10वां भाव और 10वें भाव की स्थिति यह तय करता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में सफल होगा पुरुषार्थ के सहारे। तो चूंकि यह लॉटरी का इत्यादि या आकस्मिक धन लाभ है, तो यहाँ पे 10वें भाव की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा भाव के व्यक्ति की जो है, दूसरा भाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एवं धन संचय करने की क्षमता को दिखलाता है। कुछ भी योग बने, आकस्मिक धन लाभ होगा तो वह धन संचय के भाव में चला जाएगा। दूसरा भाव, यदि दूसरा भाव खराब होता है तो यह धन संचय होने ही नहीं देता, या धन संचय के रास्ते को स्वतः बंद कर देता है। इस दूसरे भाव में देखा जाए कि क्या है, तो दूसरे भाव में पापग्रह है, नैसर्गिक पापग्रह है। वैसे शनिदेव केंद्र भाव के स्वामी होने से इनकी अशुभता थोड़ी कम हो गई, परंतु पुनः छठे भाव के स्वामी हो जाने से अशुभता बढ़ गया और यह अशुभ फलदाता हो गए। और अशुभ फलदाता ग्रह यदि बकरी हो जाता है तो ज्यादा अशुभ फल देता है। चंद्रमा के साथ में युति भी है, हालांकि चंद्रमा यहाँ ठीक है, आकस्मिक धन लाभ के लिए अच्छा योग बना रहा है, क्योंकि 12वां भाव निवेश का होता है और लाभ का होता है 5वां, क्योंकि 12वां भाव खर्च का है। हम खर्च करेंगे, पैसा हाथ से जाएगा, यानी कि व्यय होगा, तभी तो हम शेयर बाजार में कहीं कुछ पैसे लगाना, लॉटरी खाता कुछ भी, खर्च ही तो पैसे करने हैं, निवेश करना है। तो खर्च हम 12वें भाव से देखते हैं, निवेश यहाँ से होता है और लाभ यहाँ से हो जाता है, पंचम भाव से। तो निवेश भाव का स्वामी शनि के साथ अकारक ग्रह, जो पापी ग्रह है, शत्रु ग्रह है, उसके साथ में हो गया। हालांकि शनि का अंशात्मक मान एवं चंद्रमा का अंशात्मक मान 9 अंशों का दूरी है, इसलिए यह उतना प्रभावी नहीं है। परंतु शनि की 10वें भाव की दृष्टि, बल्कि शनि की 10वीं दृष्टि आय भाव पर भी पड़ रही है। हालांकि वह मित्र की राशि है, परंतु ये तो छठे भाव के भी स्वामी है, अशुभ फलदाता हो गए, तो थोड़ी कमी तो कर दी है। यहाँ से 11वां भाव आय के स्रोत
एवं लाभ के संभावनाओं को दर्शाता है। 11वें भाव का स्वामी अपने भाव से शुभ भाव में तो है, अपने मित्र की राशि में है, अच्छी स्थिति है। कुंडली के योग कारक ग्रह मंगल एवं पंचमेश एवं आकस्मिक धन लाभ के स्वामी के द्वारा दृष्ट है। अच्छी स्थिति कही जाएगी, राहु से भी दृष्ट है। ठीक है, यहाँ पर राहु की दृष्टि से बुध को लाभ हो रहा है, परंतु यह केतु बुध से युक्त हो जाने के कारण यह समस्या केतु से बुध को है, राहु से नहीं। राहु सहयोग दे रहा है। ये आकस्मिक धन लाभ के कारक भी हैं राहु। केतु आकस्मिक धन के कारक नहीं माने जाते। केतु न्याय की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षाओं में भी कहा है कि यदि लड़ाई झगड़े की बात हो और राहु देव की वहां पर संबंध बन जाए उस भाव से या उस ग्रह से, तो तरह तरह के योजनाओं को योजना बना के व्यक्ति लड़ाई कर लेता है, कूटनीति के सहारे आगे बढ़ता है। लेकिन अगर वहीं पर केतु का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति न्याय के सहारे, समझौता के सहारे, तर्क के सहारे विवादों को सुलझाता भी है, नियम की बात मानता भी है, अपनी जबरदस्ती नहीं करता। तो यह नियम के सहारे चलने वाले ग्रह हैं। ठीक। तो और बुध एवं केतु की युति, अब राहु या केतु का अंशात्मक मान 6 है और बुध का अंशात्मक मान 3 है। ये दोनों एक ही नवमांश में। जब कोई ग्रह लग्न कुंडली में भी युक्त हो और नवमांश कुंडली में भी युक्त हो तो यह युति बड़ी प्रभावी हो जाती है। बुध यहाँ पर खराब है केतु के कारण। बुध व्यवसाय के कारक है। बुध देव निवेश एवं व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निवेश का जो प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं वही खराब अवस्था में है, अच्छी स्थिति इनकी नहीं है। और एक तो बुध केतु के साथ में युक्त होने से खराब हो गए, और दूसरे लग्न से अगर हम लोग 15 अंश कम करें तो 1 अंश हो जाता है, एक के बगल में ही है, यानी कि लग्न संधि पर भी है, यानी कि लग्न के अंश से या 15 अंशों के दूरी पर है या उसके अगल बगल में, तो वह भी फल नहीं दे पा रहे। यह भी हुआ। राहु यहाँ पर अच्छे फल दे रहे हैं। राहु आकस्मिक लाभ एवं अप्रत्याशित घटनाओं के कारक हैं। जो अच्छी स्थिति में है वो कारक बन रहे हैं। ठीक है, राहु बुध की चर्चा होगी। अगर यही बुधदेव अच्छी स्थिति में कुंडली के 5वें, 9वें या 11वें भाव में होते, यानी कि 5वां भाव लाभ का है, 9वां भाव भाग्य का है, 11वां भाव लाभ की संभावनाओं का है, अगर इन भाव में बुधदेव अच्छी स्थिति में होते तो ठीक है। शुक्रदेव भी धन के अभिलाषी ग्रह हैं, निवेश से फायदा के लिए। हालांकि योग तो बहुत अच्छे बन गए थे जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया, आप लोगों ने भी चर्चा किया। धन के अभिलाषी ग्रह शुक्रदेव हैं, तो अभिलाषा के लिए शुक्रदेव का 5म भाव में होना या 9वें भाव में होना अच्छा माना जाता है। हालांकि 8वां भाव भी आकस्मिक लाभ का है, परंतु 8वां भाव आकस्मिक लाभ कई प्रकार के होते हैं। भाव बदल जाता है तो परिचय के बदल जाते हैं। कुछ अपने द्वारा, अपने प्रयासों से, अपने द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे से जो लाभ होता है वह 5वां भाव है। 8वां भाव वसीयत वगैरह से मिलने वाले धनों का है। यही ना, 8वें भाव से वसीयत से मिलने वाले आकस्मिक धन लाभ है या क्या है? जी गुरु जी, पैतृक संपत्ति। तो वो तो शेयर लॉटरी पैतृक संपत्ति नहीं है ना। जी गुरु जी। आकस्मिक लाभ दोनों ही प्रकार से होते हैं, वसीयत से भी होते हैं, शेयर लॉटरी सट्टा से भी होता है। तो हम लोग को इनका भी विचार करना। यही शुक्रदेव अगर 5म या 9वें भाव में हो जाते और कुंडली में जो यह 5म भाव से संबंधित, राहु से संबंधित जो योग बन रहे हैं शेयर सट्टा लॉटरी के लिए, तो वह लाभ दिला देते। यहाँ पर शुक्रदेव कोई
ना फायदा दे रहे हैं ना नुकसान दे रहे हैं। यहाँ पर शुक्रदेव की देखने की उतनी कोई खास आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि ये पंचम या नवम भाव में होते तो अच्छे थे, लेकिन आठवें भाव में भी होकर यह बुरा फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि संबंधित किसी भी भाव के भावेश ये नहीं बन रहे हैं। ये भावेश भी हैं तो दसम भाव के एवं तीसरे भाव के। आकस्मिक धन लाभ के लिए दसवां या तीसरे भाव का उतना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होता। निवेश के लिए कुंडली में आकस्मिक धन लाभ के योग होने चाहिए। इस कुंडली में निवेश के लिए आकस्मिक धन लाभ के योग भी हैं। हम लोगों ने यह भी पाया है, जो शुरू में यह चर्चा हुई थी कि इस व्यक्ति ने अगस्त 2024 में निवेश किया था। सूर्य की जब तक अंतर्दशा चली तब तक ठीक ठाक रहा। जो चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू हुई, पैसे गड़बड़ हो गए। तो यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। निवेश 12वें भाव का स्वामी, जैसा कि मुनि जी ने भी कहा है कि लॉस्ट हो जाना, गुम हो जाना, वैसे भी योग है, ठीक है। 12वें भाव का स्वामी धन भाव में ही वह चला आया, और जो कुंडली के पापाग्रह, वास्तविक पापाग्रह बन गए शनि, उनसे युक्त हो जाना। बारहवें भाव के स्वामी चंद्रमा। अब चंद्रमा किस प्रकार का फल देंगे? तो 12वें भाव के स्वामी हैं, एक ही राशि है, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का फल देंगे। उससे भी पहले जिस ग्रह के साथ में बैठेंगे, युक्त हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा उसके साथ फल देंगे। तो यहाँ पर शनि देव बलवान हो गए, बकरी होकर अपने मित्र की राशि में है, बलवान हो गए और पापग्राही हो गए। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा से शनि की युति होने से शनि कुछ ठीक हुआ, हल्का, ना के बराबर, क्योंकि यह बलवान है, ज्यादा शुभ भी नहीं। अगर यहीं पे बकरी नहीं होते शनि, तो शनि शुभ हो जाता और चंद्रमा खराब हो जाता। लेकिन यहाँ पर शनि भी बलवान होने के कारण, बकरी होने के कारण शनि के पापत्व में शुभता नहीं आई, लेकिन यह शनि चंद्रमा को खराब कर दिया। और शनि आय भाव पर भी 10वीं दृष्टि देख रहा है। इस भाव के स्वामी ग्रहण दोष में भी हैं। हमने यहाँ पर बुध पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। बलवान भी है, युवा भी है, सब कुछ ठीक ठाक, परंतु यहाँ पर केतु देव से यह युक्त है। जब भी केतु से या राहु से कोई ग्रह युक्त होता है और वह योग नहीं, कोई अच्छा योग नहीं बना रहा होता है, तो यह सबसे अशुभ योग होता है। राहु या केतु से युति यदि कोई शुभ योग न बना रहा हो, तो यह सबसे खराब युति हो जाती है, सबसे विषकारक योग हो जाता है, क्योंकि राहु या केतु सूर्य तक की क्षमताओं पर ग्रहण लगा देते हैं। तो बुध क्या बात है, सूर्य देव से गुरु भी अस्त हो जाते हैं। सूर्य के साथ में आने पर या सूर्य की रश्मियों से गुरुदेव अस्त हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं। सूर्य से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं, तो गुरु की रश्मियां ज्यादा प्रभावशाली या सूर्य की रश्मियां ज्यादा प्रभावशाली? सूर्य देव। तो जब सूर्य देव की रश्मियां ज्यादा प्रभावशाली है और सूर्य के साथ में ही केतु हो जाते हैं, तो सूर्य को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं सर। तो केतु सूर्य को भी प्रभावित कर देते हैं। तो अब यहाँ पर केतु बुध को प्रभावित कर रहा है, तो क्या गुरुदेव के दृष्टि से इसमें यह दोषों का शमन हो जाएगा? नहीं होगा गुरु, नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। कारण यह है कि देव गुरु बृहस्पति की रश्मियां खराब हो जाती है या समाप्त हो जाता है सूर्य के संपर्क में आने पर।
यानी कि देव गुरु की शुभता में कमी आ जाती है देव सूर्य देव के संपर्क में आने पर। तो देव गुरु की रश्मियों से सूर्य देव की रश्मियां बलवान हो गई, और सूर्य देव की भी रश्मियों को खराब कर देता है केतु। तो केतु या राहु से यदि कोई ग्रह प्रभावित हो रहा हो और वह शुभ योग न बना रहा हो, तो यह कुंडली का सबसे खराब दोष होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि बहुत अत्यधिक सामग्री है, खराब है, एक बूंद गंगा जल पड़ा, शुभ हो गया, क्योंकि गंगा जल बहुत ताकतवर है, लेकिन सभी सामग्री शुभ ही है, लेकिन खराब करने वाला एक बूंद ही यह बलशाली है, तो इस पूरे को खराब कर देता है। वही सूत्र यहाँ पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी गुरुजी। उपाय अब यहाँ पर दोनों ही हो गए कि ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट ना करना चाहिए। यदि इन्वेस्टमेंट करना है, चंद्रमा की दशा में खराब हुआ, लॉस हो गया धन, जैसा कि मुनि जी ने कहा था, हम उनकी बातों को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की बातों को हम दोहरा देते हैं, क्योंकि जब कुंडली एक है, प्रश्न एक है, तो प्रत्युत्तर भी एक ही होंगे, चाहे कई व्यक्ति कुछ भी बोले, घुमा फिरा के हो चाहे डायरेक्टली हो, बात तो वहीं पे आनी है, बात उसी जगह आएगी, या फिर दूसरा भी हो सकता है। जब समस्या है, कुंडली एक है, ग्रहों की स्थितियां एक है, तो सब बातें एक ही होंगी, शब्द अलग हो सकते हैं। तो हम लोगों को शब्दों को घुमाना फिराना नहीं है। तो यहाँ पर उपाय में जैसा कि सदस्यगणों ने बतलाया था कि बुध का उपाय करना आवश्यक है, तो यह बातें सही है, बुध देव का उपाय आवश्यक है। अब बुध देव का उपाय कैसे किया जाए, यह अलग विषय वस्तु है। एवं शनि का भी उपाय आवश्यक है। हम शनि का यदि उपाय कुछ करते हैं तो हमारे सूर्य भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव ऐसे मकर राशि में अच्छे फल देते हैं, हालांकि शत्रु राशि है। अपने सूर्य देव अगर कुंभ राशि में होते हैं तो बुरे फल दे देते हैं, लेकिन मकर राशि में होते हैं तो कुछ अच्छे फल देते हैं। हम शनि देव का उपाय करेंगे कुछ, तो यह छठा भाव भी कुछ ठीक होता चला जाएगा, भाव में कुछ अच्छापन आना शुरू हो जाएगा, वहीं पे सूर्य देव है, ठीक है। हालांकि लग्नेश का अपने से छठे आ जाना, बैठ जाना, यह अन्य कारणों के लिए अच्छी बात नहीं है, स्वास्थ्य इम्यूनिटी के लिए अच्छी बात नहीं है, वह अलग विषय वस्तु है। लेकिन यदि सूर्य बलवान हो, यदि सूर्य बलवान हो तो समस्याएं नहीं आती। यहाँ पर सूर्य देव बलवान भी है, अंशात्मक मान से भी बलवान है, ठीक है, नवमांश में भी अपने मित्र राशि में, हालांकि अभी बात तो उस पर चर्चा बाद में। तो सूर्यदेव क्रूर ग्रह भी हैं, क्रूर ग्रहों का छठे भाव में बैठना अच्छा बात है, तो कई मायनों से सूर्यदेव अच्छे भी फल दे रहे हैं, ठीक है। अभी सुनो, अब यहाँ पर यदि हम शनि एवं बुध का उपाय कर भी लेते हैं, अगर उपाय करते हैं और फिर निवेश करते हैं, तो जीवन के किस क्षेत्र में निवेश करें? तो निवेश के लिए प्रथम रूप से योग कारक ग्रहों का चयन करना चाहिए। किस ग्रहों का चयन करना चाहिए? योग कारक। बुधदेव। अब देखिए, आप लोगों ने जितनी बातें कही बहुत अच्छा कहा, जो बातें अच्छी हो, जो बातें अच्छी हो उसको घुमा फिरा के टाल मटोल नहीं करनी चाहिए, सीधे सत्य बात को स्वीकार करना चाहिए। आप लोगों ने जो कहा कि बुध निवेश के कारक है, राहु आकस्मिकता के कारक है, ठीक है, तो ये कारक हैं, सहयोगी हैं, ये तो सभी व्यक्तियों के लिए हो गए। देवगुरु बृहस्पति कारक है, धन के कारक है, ये सभी व्यक्तियों के लिए हो गए। अब आपके कुंडली के लिए विशेष रूप से योग कारक कौन है, यह अलग विषय वस्तु है। चंद्रमा मन का कारक है, मन की स्थिरता का है, चंचलता का है, तो चंद्रमा भी धन लाभ में सहयोगी हो जाता है। यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति को शेयर बाजार या इन्वेस्टमेंट इत्यादि के क्षेत्र में सोचना चाहिए, यह अलग। लेकिन योग कारक ग्रह कौन है? जो इन भावों के भावेश हो जाते हैं, संबंधित भावों के भावेश जो हो जाते हैं, वो योग कारक ग्रह हो जाते हैं। तो संबंधित किस किस भाव की चर्चा हम लोगों को करना है आकस्मिक धन लाभ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए? दूसरे, पांचवें और आठवें भाव की।
नहीं ना, अब तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो 8वां भाव को लेना ही नहीं ना, क्योंकि ये तो वसीयत वाली बात आ गई ना। जी पांचवें या दूसरे भाव के लिए गुरु जी। जी तो यदि पांचवे दूसरे और भाग्य को भी लेंगे ना, जी 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 भाग्य यहाँ पर गुरु जी, अगर ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो इनकी मंगल की अब जैसे अंतर्दशा आ रही है और मंगल इनका योग कारक भी है और जी चौथे भाव पर गुरुजी। मंगल की दृष्टि भी है। हाँ जी, प्रॉपर्टी में शायद अच्छा रहेगा। हाँ जी, तो गुरु उसी पर जी, इसमें मैं एक बात बोलना चाहता था गुरु जी। हम्म, मंगल और गुरु दोनों अच्छे हैं, तो क्या अपने से बड़े भाई, क्योंकि गोचर में गुरु 11वें स्थान में से है, तो बड़े भाई बात तुल्य कोई व्यक्ति है? ठीक है, ठीक है, ठीक है विश्वास जी, आपका कहना उत्तम है, लेकिन पहले हम लोग तो चयन कर ले कि प्रमुख रूप से योग कारक ग्रहों का चयन कैसे करें, फिर तब ग्रहों पर आएंगे कि किस ग्रह से क्या इन्वेस्टमेंट होता है, फिर तब आएंगे कि इस कुंडली के लिए क्या अच्छा है। मतलब फलादेश करना, जैसे हमने शुरू में ही कहा कि फलादेश करना दूसरी बात है, लेकिन फलादेश कैसे करें इसकी चर्चा करना दूसरी बात है। तो यहाँ पर हमारे द्वारा फलादेश ही नहीं, फलादेश कैसे किए जा सकते हैं उस विषय वस्तु को भी लेकर चलना होता है, इसलिए हमारी मजबूरियों को आप लोग समझें। क्या विश्वास जी, मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ? नहीं, सही है गुरु जी। हम इस कुंडली का फलादेश थोड़े कर रहे हैं, हम एक इस उदाहरण कुंडली को आधार मानकर हम यह चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे अंदर में जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर हम अन्य कुंडलियों का इन्वेस्टमेंट या आकस्मिक धन लाभ कैसे देख सकते हैं। जी गुरु जी। तो इसमें दूसरा भाव धन संचय का हो जाता है और 12वां भाव निवेश का हो जाता है, लेकिन आकस्मिक चाहे वह इन्वेस्टमेंट हो, चाहे शेयर बाजार हो, लॉटरी सट्टा हो, इत्यादि कुछ भी हो, उसके लिए लाभ भाव, आय भाव पंचम भाव ही बन जाता है। पंचम भाव से आकस्मिक धन लाभ, शेयर, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट इत्यादि से जो आकस्मिक लाभ होती है वह 5वें भाव से देखा जाता है, एवं भाग्य को देखा जाता है कि भाग्येश कौन है, भाग्य भाव का स्वामी कौन है। इन दोनों में, क्योंकि भाग्य और आय जब दोनों में परस्पर संबंध बनेगा तभी आकस्मिक धन लाभ होगा, तो इन दोनों में बलवान कौन है इसको देखना चाहिए। अब यहां पर दोनों में महत्वपूर्ण कौन बन रहा है। कभी कभी यहां पर अगर 11 नंबर की राशि है तो यहां पर 10 नंबर की राशि हो जाता है, तो फिर शनि देव ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, योग कारक हो गए। योग कारक ग्रह यदि दूसरा कोई बन रहा है तो उसकी महत्ता देनी चाहिए। तो यहाँ पर 11 या 12, 1 2 3 यहाँ पर हो गया बुध देव, तो फिर शनि देव को प्रधान मानेंगे या बुध देव को? शनि शनि महाराज शनि देव को मानेंगे। अब यहाँ पर तो इस कुंडली में जो है, इस कुंडली में देखा जाए कि नवम भाव में, भले पंचम भाव में बुधदेव की राशि है, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है, उनकी भी मूल त्रिकोण राशि है, इनकी भी मूल त्रिकोण राशि है। मंगल देव का भी यहाँ पर नवम भाव में मेष राशि है, यह भी मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन ये कारक ग्रह हो गए। तो यहाँ पर एक प्रकार से देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो गए, दो प्रकार से मंगल देव अच्छे हो गए। अब यह गुरु, यह मंगल, मंगल देव दो प्रकार से अच्छे हो गए। अब बल को देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभग्रह होकर के बकरी हैं, तो यह भी बलवान है, ठीक है, बल इनके पास भी काफी है। तो मंगल भी योग कारक ग्रह होकर बलवान है, यह भी बकरी है, ठीक है, दोनों बात एक हो गई। मंगल देव को देखा जाए कि मंगल देव नवमांश में कहाँ है, तो बुध की राशि में है, ऐसी राशि में है जिसको मंगल शत्रु मानते हैं उसके स्वामी को, लेकिन उसका स्वामी बुध जो है वह शत्रु नहीं मानता। एवं मंगल देव जिस राशि में है वह लग्न कुंडली के दूसरे भाव धन भाव में है, इसलिए एक पॉइंट इन्हें और मिला। अब देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो यह लग्न में ही है, और दिग्बली यहाँ हो
और इसी में तो इनको 2 लाभ मिल गया, वर्गोत्तम भी है और यह भी मित्र राशि में है, 2 प्रकार से लाभ मिले। कितने हो गए? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक यहाँ और बल, एक गुरुजी एक और बल आ गया गुरुदेव के पास, वो दिग्बली है लगन में दिग्बली है, तो यह भी हो गया। चलिए 5 चीज हो गए। 5 प्रकार से बल इनको देवगुरु बृहस्पति को मिला कि नहीं मिला? मिल गया। देवगुरु बृहस्पति की अंशात्मक मान भी 14 है और मंगल का 19 है। ये दोनों युवा अवस्था के आसपास में ही है। अगर युवा के पास बाद में अगर यह जो होता है, अगर विषम राशि में 19 अंशों के हैं, तब विषम राशि में 19 अंशों के होने पर युवा से आगे बढ़ गए, यानी कि विवेकशीलता और बढ़ गई, वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए तो और सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई, यह तो और अच्छे हो गए। पूर्ण रूप से वृद्ध तो नहीं है ना। देवगुरु बृहस्पति भी युवा अवस्था में है, तो बल तो अवस्थाओं के अनुसार तो बल तो दोनों के ही बराबर है। तो इस प्रकार से हम सबों को योगकारक रस पंचम भाव के स्वामी एवं नवम भाव के स्वामी की बहुत बढ़िया से बारीकी से बल का निर्धारण करना चाहिए कि दोनों में कौन अधिक बलवान है, दोनों में अधिक शुभ कौन है। अब यहाँ पर दोनों ही बन गए कि नहीं बन गए? दोनों में थोड़ा सा बुध देवगुरु बृहस्पति थोड़ा हल्के मजबूत किए, देवगुरु बृहस्पति मंगल से हल्के ही तो मजबूत हो गए। अगर इनको 5 पॉइंट मिला है तो इन्हें 6 पॉइंट मिले। 5 पॉइंट कम थोड़े होते हैं। नुकसान तो कोई नहीं हो रहा है ना, किसी भी ग्रह की अशुभ स्थितियां नहीं बन रही है। देवगुरु बृहस्पति पुष्कर नवमांश में भी है। पुष्कर नवमांश देखने का तरीका बहुत ही आसान है। हम लोग बस पलक झपकते ही समझ सकते हैं। नवमांश कुंडली देखकर, लग्न कुंडली देखकर पलक झपकते ही समझ लेंगे कि कौन सा ग्रह पुष्कर नवमांश में। तो जल तत्व में यदि कोई ग्रह, इसको भी समझ ले कि पुष्कर नवमांश में कौन सा ग्रह होता है, तो जल तत्व कौन सी राशियां होती है? 4 8 12। 4 8 12। यदि इन राशियों में, लग्न कुंडली में यदि इन राशियों में कोई ग्रह हो और वह नवमांश कुंडली में कर्क या मिथुन राशि, कर्क या कन्या राशि में होता है, तो वह वर्गोत्तम नवमांश में चला जाता है। अब कैसे समझे, ढेर सारी बात है, घंटों भर की क्लास में से है। लेकिन यह शुक्रदेव का पुष्कर नवमांश में होना उतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर 4 नंबर की राशि में है और वह 4 नंबर राशि कुंडली के 12वें भाव में, केवल एक ही दोष है। तो हमें किस क्षेत्र में लाभ करने चाहिए? तो यदि सूर्य देव हैं, अगर योगकारक ग्रह सूर्य देव बनते हैं, तो जातक को क्या करना चाहिए? हम लोग सभी 9 ग्रह पर चर्चा करते हैं और फिर अभी तो ढेर सारी विषय वस्तु बोलना हमें बाकी ही रह जा रहा है, लेकिन कम से कम यहाँ तक तो चले। यदि सूर्यदेव योगकारक ग्रह किसी के लिए बनते हैं, तो सरकारी योजनाओं में निवेश करना चाहिए, स्टॉक में निवेश करना चाहिए, राजनीति में निवेश कर सकते हैं, सोना इत्यादि में निवेश कर सकते हैं, सूर्यदेव हैं तो। यानी कि सूर्यदेव का जो कारकत्व है, उन कारकत्वों में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि चंद्रमा है, हालांकि चंद्रमा का भी कर सकते हैं, क्योंकि निवेश भाव का स्वामी यह भी है। यदि शनि का उपाय कर लेते हैं तो फिर चंद्रमा का भी निवेश कर सकते हैं इस कुंडली के लिए। तो चंद्रमा का जो है रियल एस्टेट में, दूध दही से संबंधित व्यवसाय, कृषि भूमि से संबंधित प्लॉट वगैरह खरीदना, खाली प्लॉट खरीदना, मकान बना हुआ नहीं। अब यहाँ पर इस कुंडली में यदि चंद्रमा है, तो अगर मंगल कमजोर होता तो खाली भूमि खरीदना, लेकिन यहाँ पर मंगल भी योग कारक ग्रह बन रहे हैं, तो मंगल बने हुए भवन भी हैं, यानी कि बना हुआ व्यक्ति भवन खरीदे जमीन पर या उसमें कुछ पैसे लगा दे, यह भी लाभकारी है इस कुंडली के लिए। लेकिन शनि के उपाय करने के बाद में बने हुए मकान की हम खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि शनि ही यहाँ पर नुकसान दे रहे हैं। मंगल देव हैं स्पेशली अगर, तो रियल एस्टेट हो गया, मशीनरी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित, यानी कि अग्नि से संबंधित
कोई भी कार्य हो उसमें अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो मंगल देव। बुध देव अगर बन के निकलते हैं अगर यो कार्य ग्रह, तो हम शेयर मार्केट में, व्यापार में, बुध देव कॉमेडी वाले भी हैं, कॉमेडी ट्रेडिंग में इत्यादि में लगा सकते हैं। यदि गुरुदेव बन रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ऐसा जिसमें पूर्ण रूप से गारंटी हो कि पैसा बैक ही ना हो, ऐसा चीज जिसमें 100% विश्वास हो, ऐसे चीज जिसमें पैसा पीछे आ ही नहीं सकता, वैसे चीजों में, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति विश्वास एवं लंबे दिनों के कारक हैं। तो यहाँ पे मंगल एवं गुरु दोनों ही बन रहे हैं, इसलिए ऐसे कार्यों में व्यक्ति को बुध एवं शनि के उपाय करने के बाद में करना चाहिए कि जिसमें यह पूर्ण विश्वास हो कि हर हाल में या किसी भी सूरत में या तो नुकसान हो ही नहीं सकता, फिर वहां से संबंधित करना चाहिए लॉन्ग टर्म वाली, जिस पर विश्वास हो सके। यानी कि बैंकिंग में हो, वो भी बैंकिंग कौन, तो सरकार से मान्यता प्राप्त या जिस बैंक पर भरोसा, गवर्नमेंट बॉन्ड, हाँ गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसमें गोल्ड वगैरह, हाँ जिसमें सरकार की गारंटी रहती है। हाँ गोल्ड वगैरह। अगर शुक्रदेव यो कारक बनते हैं, शुक्रदेव कारक, तो लग्जरी आइटम, फैशन वगैरह, होटल, इंटरटेनमेंट इत्यादि। अगर शनिदेव यो कारक बनते हैं तो भूमि से संबंधित, क्योंकि शनिदेव भूमि के भी कारक हैं, शनिदेव सुस्त ग्रह हैं, पैसे हो, जमीन पर पैसे लगाएं लंबे दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं। गुरुजी रेलवे में भी लगा सकते हैं, रेल ट्रेन का कारक शनि होते हैं ना। हाँ जी, लोहा तो हम कहने ही वाले हैं, मेटल माइनिंग इत्यादि, आयल, रियल एस्टेट, लंबी अवधि का इत्यादि। और यदि राहु भी बन रहे हों मुख्य रूप से, तो यहाँ पर तो राहु भी बन रहे इसमें हैं। इसमें एक चीज बहुत ही अच्छी वो आपने अभी समझाई, तो इसके हिसाब से अगर ये होर्डिंग एवं साइन बोर्ड जो हाईवे के किनारे होते, अगर उसको लगाए तो ये सारी चीजें उसमें मिक्स हो जाएगी, शनि भी आ जाएंगे, राहु भी आ जाएंगे, मंगल भी आ जाएंगे, गुरु भी आ जाएंगे। अब वो क्या होता है उतना तो हम नहीं जानते, क्योंकि हम शहर में नहीं रहते। जो सड़क हाईवे के किनारे गुरुजी बड़े बड़े वो लगे होते हैं ना, जिसपे लोग एडवर्टाइज करते हैं अपना बोलते हैं, साइनेज बोलते हैं इनको। अच्छा, यदि उसमें भी लग रहे हैं तो लगा सकता है व्यक्ति, लेकिन शनि बुध के दोनों को उपाय करने के बाद में केतुदेव, हाँ केतुदेव यदि अगर सहयोगी बन जाते हों तो अध्यात्म में निवेश करना चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि संस्थाओं में, या कोई रिसर्च सेंटर चल रहा हो उसमें, यानी कि रिसर्च के लिए अगर कोई ये करता हो, केतु रिसर्च के कारक हैं। आशा करते हैं अभी ढेर सारी विषय वस्तु बाकी रह गई, हम लोग अगर चर्चा करें तो अभी 1-2 क्लास और हो सकता है, लेकिन आज क्लास बहुत लंबी हो गई और कक्षा में बड़ा मन भी मेरा लगा, बहुत अच्छा आज का क्लास रहा। इसलिए आज की कक्षा में तो हम इतना ही रखते हैं। और यदि आज की कक्षा में यदि किसी सदस्यों को और कोई, हम आप लोगों से यह भी कहना चाहेंगे कि बहुत से सदस्य ऐसे हुए हैं जो अपनी बात रखना तो चाहे हैं, लेकिन हम ही समय के अभाव के कारण हम उनको आमंत्रित नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए हम आप लोगों से क्या कहें, जिस प्रकार से आप लोग समझें, लेकिन हम तो आप लोगों से क्षमा याचना कर रहे हैं कि आपका अपना विचार देना चाहे, लेकिन हमने समय ही नहीं दिया, देना चाहिए था, तो हम अपनी बात नहीं रख पाते।